In this high-yielding NCERT biology short lecture, we are going to discuss about a very interesting topic जो हमारे एग्जाम में बहुत पूछता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो बेसिस है वो क्या है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का बेसिस है हमारे किसी भी दो इंडिविजुअल के बीच में जो डीएनए सीक्वेंस है वो अलग अलग होते हैं और वही उसका बेसिस है। तो आप यहाँ पे समझो इस चीज़ को। पहले मैं आपको इसमें एक बेसिक चीज़ समझाता हूँ कि क्या होता है कि आप अगर देखोगे किसी भी इंडिविजुअल को, दो इंडिविजुअल को, तो हमारे पास 99.9% ऑफ द डीएनए बेस सीक्वेंसेस आर सेम। अगर आप कोई भी दो इंडिविजुअल अगर आप लेते हो, सपोज करो कि मैं बोलूँ ये इंडिविजुअल नंबर ए है, ठीक है, और ये है इंडिविजुअल नंबर बी। ए और बी में अगर आप डीएनए सीक्वेंसेस देखोगे तो यहाँ पे दोनों के दोनों कितने सिमिलर हैं, 99.9% दे आर सिमिलर, राइट। तो ये 99% क्या है, सिमिलर हैं। और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 0.1%। तो ये जो 1%, 0.1% का डिफरेंस है, यही हमारे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। बात समझ में आई? तो ये जो डिफरेंस है 0.1% का, दिस इज़ यूज़फुल फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। यही चीज़ हमें बस समझनी है, यही चीज़ बस हमें समझनी है कि जो 0.1% का जो डिफरेंस हमारा दिख रहा है डीएनए सीक्वेंस का, यही हमारे लिए यूज़फुल है किसमें, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यही हमारे लिए बहुत ही इस्तेमाल किया जाने वाला है। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि 99.9% ऑफ डीएनए बेस सीक्वेंसेस क्या हैं, सेम है। किसी भी दो इंडिविजुअल को आप लोगे तो सेम है। तो वेरिएशन कितना है, वेरिएशन कितना हो गया, ओनली 0.1%। तो ये जो वेरिएशन हम देख रहे हैं ना, ये जो वेरिएशन हम देख रहे हैं, दिस इज़ यूज्ड फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसी को हम इस्तेमाल करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, राइट। इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसमें। सो ये जो वेरिएशन आपको दिख रहा है 0.1% का, दिस विल बी यूज्ड फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम ये 0.1% का जो डिफरेंस है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वैसे है क्या चीज़, है ना। जैसा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन में इसको बोलेंगे हम कि इट इज़ अ क्विक मेथड, है ना। इससे हम जल्दी से कोई भी चीज़ को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टू कंपेयर राइट। समझे आप इस बात को। सो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ अ क्विक मेथड टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंसेस। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंसेस को, राइट। किसके डीएनए सीक्वेंसेस को, किसी भी दो इंडिविजुअल के। तो हमें ये बात समझ में आई कि हमारे बीच में दो इंडिविजुअल को अगर आप लेते हो तो 99.9% सिमिलर है हमारे जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं। सिर्फ 0.1% ही डिफर करता है। और इसी को हम इस्तेमाल करते हैं किस में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। क्या कंपेयर कर रहे हैं, डीएनए सीक्वेंस किसके बीच में, किसी भी दो इंडिविजुअल के बीच में, राइट। तो हम अभी अभी देखते हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम क्या कर रहे हैं। अब एक इसको देखो, समझो, एक आसान शब्दों में अगर मैं बोलूँगा तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। क्या डिटेक्ट कर रहा है, डिफरेंस। किस में डिफरेंस। अब देखो हम थोड़ा और इसके बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पेसिफिक रीजन्स जो हमारे डीएनए सीक्वेंस में है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, राइट। अब समझो इस बात को, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या कर रहा है, इट इज़ ट्राइंग टू डिटेक्ट द डिफरेंसेस इन द स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, राइट। तो अब ये हम डीएनए सीक्वेंसेस की बात जो कर रहे थे अभी, कि ये डीएनए सीक्वेंसेस जो डिफर्स कर रहे हैं, आपस में डिफर कर रहे हैं, जो अलग अलग हैं, उसको हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में मेज़र करते हैं, राइट। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो डीएनए सीक्वेंस का जो डिफरेंस है उसमें भी एक स्पेसिफिक एरिया है जिसको हम देखते हैं, राइट। तो उसका जो स्पेसिफिक एरिया है उसको हम देखते हैं। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम एक स्पेसिफिक रीजन को मेज़र करते हैं जो कि डीएनए सीक्वेंस में हमें मिलता है, राइट, जो कि हमें डीएनए सीक्वेंस में मिलता है। और ये जो स्पेसिफिक रीजन है इसका नाम है रेपिटेटिव डीएनए, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रेपिटेटिव डीएनए हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। तो अब एक सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँगा कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में वी आर यूजिंग रेपिटेटिव डीएनए,
बात समझ में आई आपको? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? रेपिटेटिव डीएनए यूज़ कर रहे हैं। रेपिटेटिव डीएनए क्या है? रेपिटेटिव डीएनए क्या है? ये एक स्पेसिफिक रीजन है जो डीएनए सीक्वेंस में हमें मिलेगा, राइट? आगे देखते हैं अब इसको हम करते क्या हैं। रेपिटेटिव डीएनए कैसे हम पाएंगे, हम उसको कैसे निकाल सकते हैं हमारे जीनोम में से, क्योंकि हमारे जीनोम में प्रेजेंट है, उसको हम कैसे निकालेंगे? तो रेपिटेटिव डीएनए इज सेपरेटेड, कैसे सेपरेट करेंगे, कहाँ से सेपरेट करेंगे? हमारे बल्क ऑफ जीनोमिक डीएनए, यानी कि हमारे हमारे जो ह्यूमन जीनोम है उसमें बहुत सारे डीएनए हैं, बल्क है, उसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? बल्क है, बल्क ऑफ जीनोमिक डीएनए। तो बल्क ऑफ जीनोमिक डीएनए से हम कैसे सेपरेट करेंगे? उस मेथड का नाम क्या है? उस मेथड का नाम है डेंसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हम डेंसिटी देख रहे हैं, स्पेस जो उसकी डेंसिटी है उसके हिसाब से, तो उसको हम बोलेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट। और क्या करते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये टेक्निक का नाम हमें याद होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। क्यों करना चाहिए हमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन? जिससे कि हमें वो रेपिटेटिव डीएनए सेपरेट कर सकें। कहाँ से सेपरेट करना है हमें? रेपिटेटिव डीएनए को हमें सेपरेट करना है बल्क ऑफ जीनोमिक डीएनए। तो जो बल्क ऑफ जीनोमिक डीएनए है उससे सेपरेट करने के लिए हमें उसको उसको एक रोटेट, आपको एक ऐसा होता है सेंट्रीफ्यूज होता है, उसमें उसको हम चलाते हैं और एक डेंसिटी वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, लोअर डेंसिटी और हायर डेंसिटी, राइट? और उस तरह से हमें ये निकल के आएगा। तो इसमें हम करते क्या है, देखो अब समझो इस चीज़ को, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डेंसिटी ग्रेडियंट पे हम डिपेंडेंट है। दीज आर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? रेपिटेटिव डीएनए को जो है हम सेपरेट करेंगे। बात समझ में? हम उसको सेपरेट करेंगे रेपिटेटिव डीएनए को। सो डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन किसका कर रहे हैं हम? रेपिटेटिव डीएनए का। और अब हम जब रेपिटेटिव डीएनए की सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? देखो दो चीज़ें मिलेंगी हमें। एक तो होगा मेजर एरिया जहाँ पे बहुत सारा डीएनए हमें मिलेगा। तो मेजर पीक जो होता है वो बल्क एरिया का होगा, जहाँ पे बल्क डीएनए हमें मिल रहा है। अब समझो इस बात को, मेजर पीक जो है वो किसके लिए है? बल्क डीएनए के लिए। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बताऊँ आपको कि जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में मेजर पीक पे बल्क डीएनए मिल रहा है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। बात समझ में आई? तो हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये जो मेजर पीक में आपको बल्क डीएनए मिल रहा है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होना है। हमारे लिए यूज़फुल क्या है? जो माइनर पीक में मिलेगा। और जब रेपिटेटिव डीएनए का जो माइनर पीक मिलेगा उसको बोलेंगे हम सैटेलाइट डीएनए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। रेपिटेटिव डीएनए का जो माइनर पीक है वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सैटेलाइट डीएनए। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, माइनर पीक में हमें मिलेगा सैटेलाइट डीएनए। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया अभी बताओ? हमने अभी क्या किया? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करने से हमें क्या मिला? दो पीक मिले, एक हो गया मेजर और एक हो गया माइनर। मेजर पीक से हमें क्या मिल गया? बल्क डीएनए मिल गया। माइनर पीक से हमें क्या मिल गया? सैटेलाइट डीएनए मिल गया। ठीक है, तो हमारे लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या इस्तेमाल होने वाला है? हम इसी को इस्तेमाल करने वाले हैं। जो मेजर पीक में सैटेलाइट डीएनए हमें मिला है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम से इसको मैं समझाने की कोशिश किया है, राइट? यहाँ पे देखो ये हमारा यूनिफॉर्म सैंपल है, राइट? अब हमने उसको क्या किया? सेंट्रीफ्यूज कर दिया। तो जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो आप देख रहे हो डेंसिटी आपको दो डिफरेंट मिल रही है। एक यहाँ पे पतली लाइन है और मोटी लाइन, ये ज़्यादा डेंस है तो इसको हम बोल रहे हैं मेजर बैंड। जो आपने यहाँ पे देखा मेजर पीक, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ मेजर बैंड। तो ये आपका हो गया मेजर बैंड। ये जो मोटा सा आपको दिख रहा है ना, ये हो गया मेजर बैंड, जिसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ये जो माइनर पीक बन रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सैटेलाइट बैंड, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। बात समझ में आई? तो ये जो सैटेलाइट बैंड बन रहा है माइनर पीक वाला, उसको हम इस्तेमाल करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो आप देखो एक, अगर मैं इसको ग्राफ पे बना के दिखाऊं, देखो इस तरह ग्राफ पे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ग्राफ पे आप क्या देख रहे हो? ये देख रहे हो आपको मेजर पीक मिल रहा है। तो ये जो मेजर पीक है हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें इस्तेमाल करेंगे ये दोनों जो छोटे छोटे पीक दिख रहे हैं ना, माइनर पीक्स। तो ये जो माइनर पीक है यहाँ पे हमें सैटेलाइट बैंड मिल रहा है और यही सैटेलाइट बैंड हम यूज़ करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो आप समझ में आई अब आपको बात? ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं? रेपिटेटिव डीएनए को ले रहे हैं। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। हम रेपिटेटिव डीएनए को लेते हैं, उसको हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, हमें दो पीक मिलते हैं मेजर और माइनर।
मेजर में हमें बल्क ऑफ डीएनए मिलता है और माइनर में हमें सैटेलाइट डीएनए मिलता है जो हम यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो, आपको पतली पतली लाइन सैटेलाइट माइनर हो गया और ये मेजर हो गया। तो सैटेलाइट बैंड आपको जो मिला वो क्या हो गया, माइनर पीक वाले हो गए। तो ये माइनर पीक वाला सैटेलाइट बैंड हम यूज़ कर लेंगे किसके लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ठीक है। तो अब देखो, आप वही चीज़ को मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, थोड़ा मॉडिफाई करके हमने क्या किया, रेपिटेटिव डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन किया, ठीक है। रेपिटेटिव डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन करने से हमें क्या मिला, सैटेलाइट डीएनए मिला, राइट, हमें सैटेलाइट डीएनए मिला। अब समझो इस सैटेलाइट डीएनए में भी बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, राइट, इनको हम बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इनको अभी इस समय में दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं। एक को बोला जाता है माइक्रो सैटेलाइट, देखो इसका नाम है माइक्रो सैटेलाइट, और दूसरा होता है मिनी सैटेलाइट। देखो एनसीईआरटी में ना सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट, इनके नाम दिए हुए हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर नहीं दिया हुआ है, राइट, नंबर ऑफ बेस पेयर मेंशन नहीं किया, इसलिए मैं भी यहाँ पे आपको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। आगे की क्लास में जब आप एमबीबीएस करोगे तो आपको मिलेगा, तो मैं आपको वहाँ पढ़ाऊँगा, राइट, ऑन बेसिस ऑफ। अब समझो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, बेस कंपोजिशन देख रहे हैं, लेंथ देख रहे हैं उस सेगमेंट की, उस डीएनए सीक्वेंस की, और नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स, राइट। जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स, यहाँ पे जैसे मान लो मैं बोलूँ माइक्रो सैटेलाइट इज़ 2 to 6 बेस पेयर रिपीट करेंगे, ठीक है, और मिनी सैटेलाइट आपको 15 to 70 बेस पेयर रिपीट मिलते हैं। तो ये नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट के बेसिस पे जो है हमने सैटेलाइट डीएनए को दो भाग में डिवाइड कर दिया, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट, राइट। और जो हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वो है मिनी सैटेलाइट। तो हम इस समय में यहाँ पे मिनी सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या देखा कि पहले हमने निकाला एक रेपिटेटिव डीएनए, फिर उसमें से बनाया सेंट्रीफ्यूज करके सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए के भी दो पार्ट हो गए, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट, राइट। और ये जितने भी हम ये देख रहे हैं ना, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, सैटेलाइट डीएनए, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल दीज आर नॉन कोडिंग, यानी ये कोई प्रोटीन की कोडिंग नहीं करते हैं, कोई प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते हैं। और हमेशा याद रखना है कि ये जो नॉन कोडिंग एरिया है वो हमारे ह्यूमन जीनोम का डोमिनेंट पार्ट है। हमारे जो नॉन कोडिंग इंट्रॉनिक एरियाज़ हैं वो 99% होते हैं, राइट, और सिर्फ हमारे पास 0.5% या 1.5% जो होता है वो कोडिंग होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम इज़ मेड बाय नॉन कोडिंग एरिया, जिसके पार्ट हैं ये रेपिटेटिव सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, ठीक है। अब फिर वही चीज़ को मैं थोड़ा और सम अप करता हूँ। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रेपिटेटिव डीएनए लिया, उसका हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन, उससे क्या बना लिया, सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए के दो पार्ट हमने क्या देखे, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, राइट। तो अब इनको हम क्यों यूज़ करते हैं फिंगरप्रिंटिंग में, क्योंकि ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है डीएनए वेरिएशन बिटवीन एनी टू इंडिविजुअल। समझे आप, जो अभी हम लोगों ने शुरू में पढ़ा ना कि 0.1% ही वेरिएशन है, तो ये जो 0.1% ऑफ डीएनए वेरिएशन है, 0.1% ऑफ डीएनए वेरिएशन बिटवीन एनी टू इंडिविजुअल, इसी को बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। और यही पॉलीमॉर्फिज्म है बेसिस किसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। बात समझ में आई। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ 0.1% ऑफ डीएनए वेरिएशन, किसके बीच में, किसके बीच में, बिटवीन एनी टू इंडिविजुअल, बिटवीन एनी टू इंडिविजुअल, किसी भी दो इंडिविजुअल को अगर आप देखोगे ना, उनके बीच में सिर्फ आपको 0.5% का डिफरेंस, 0.1% का डिफरेंस मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और यही पॉलीमॉर्फिज्म कर रहा है बेसिस किसकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, जो हम आगे देखेंगे। तो ये आप देखो हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कोई भी टिश्यू डीएनए ले सकते हैं, कोई भी टिश्यू का डीएनए हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्राइम, जैसे मान लो कि कोई क्राइम सीन है, राइट, तो हम कुछ भी वहाँ से ले सकते हैं। जैसे आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा ना कि वो आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट आता है और वो क्या करता है कि वो ब्लड सैंपल या फिर हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, कोई भी चीज़ को वहाँ से कलेक्ट करता है और उसके डीएनए से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, टिश्यू डीएनए ले लिया इन सारे टिश्यू में से किसी में से एक से, और ये सारे इंडिविजुअल जितने भी हैं
टिश्यू डीएनए ऑफ एवरी इंडिविजुअल विल शो द डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो समझे आप, ये जो डीएनए वेरिएशन मैंने आपको बताया ना, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, 0.1% ऑफ डीएनए वेरिएशन बिटवीन एनी टू इंडिविजुअल। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये किसी भी टिश्यू में किसी भी इंडिविजुअल में दिखेगा, और इसी को हम लोग यहाँ पे फॉरेंसिक मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं क्राइम सीन पे डिटेक्ट करने के लिए। समझ में आई बात? तो टिश्यू डीएनए ऑफ एवरी इंडिविजुअल विल शो डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। अगर आप किसी भी इंडिविजुअल का टिश्यू लोगे ना और उनके डीएनए को चेक करोगे तो उनमें आपको एक पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा, और इसी पॉलीमॉर्फिज्म को हम इस्तेमाल कर रहे हैं किस लिए, फॉरेंसिक मेडिसिन में किसी भी क्राइम सीन को सॉल्व करने के लिए, राइट। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में दो चीज़ें याद रखनी है हमें, राइट। एग्जाम में जो पूछता है, पॉलीमॉर्फिज्म एक बेसिस है किसका, जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो ये ह्यूमन जीनोम की जेनेटिक मैपिंग की गई है, दैट इज़ बेस्ड ऑन पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म का बहुत ही बड़ा इस्तेमाल है, राइट। ये बहुत ही बड़ा यूज़ है पॉलीमॉर्फिज्म का कि आपने जेनेटिक मैपिंग की पूरे ह्यूमन जीनोम की, एक चीज़ ये है। दूसरा क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म चीज़ क्या है, ये इनहेरिटेबल है। बात समझ में आई? अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताओ पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेबल है या नहीं है, तो हमारा जवाब क्या होगा, यस इट इज़ इनहेरिटेबल। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनहेरिटेबल है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, राइट। यानी कि ये ट्रांसमिशन हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन में। बात समझ में आई? ये क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल। तो अगर मान लो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आ रहा है तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? सिंपल लॉजिक है, जब भी हमें कोई भी पैटर्निटी डिस्प्यूट मिलता है, राइट। जब भी हमें कोई भी डिस्प्यूट मिलता है, पैटर्नल या मैटरनल डिस्प्यूट, किसका बच्चा है ये, माँ का है या इसका फादर असली कौन है, इसका बायोलॉजिकल फादर कौन है, तो उस समय में हम पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। बात समझ में आई? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, क्योंकि फादर में जो बेस सीक्वेंसेस हैं, फादर में जो बेस सीक्वेंसेस जो रिपीट कर रहे हैं, सेम उस बच्चे में भी आएंगे। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। और अगर ये पेरेंट्स टू चिल्ड्रन में है तो हम इसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में इस्तेमाल करेंगे, किस लिए, पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए, जब भी हमें डिस्प्यूट होगा तब, राइट। अब समझो इस चीज़ को कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्यों है, पॉलीमॉर्फिज्म हमारे अंदर आता क्यों है। पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो डीएनए वेरिएशन दो लोग के बीच में है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये म्यूटेशन हो रहे हैं। सो ये हमें बहुत ध्यान से रखना है, पॉलीमॉर्फिज्म क्यों होता है। तो अगर एग्जामिनर पूछता है व्हाई पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स ड्यू टू म्यूटेशंस। म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, बात समझे। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म हमें दिख रहा है किसकी वजह से दिख रहा है, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। और म्यूटेशन भी सारे म्यूटेशन नहीं, अब देखो म्यूटेशन किसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, म्यूटेशन हमारे सोमैटिक सेल को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, म्यूटेशन हमारे जर्म सेल को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सोमैटिक सेल वाले हैं इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है, बात समझ में आई, इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा नहीं। नेक्स्ट जनरेशन में कौन जाएगा, जर्म सेल। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म इज अकरिंग ड्यू टू म्यूटेशंस। किस में होने चाहिए, जर्म सेल में। अच्छा, अगर मान लो जर्म सेल में म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, वो डिजीज कर सकता है, तो पेशेंट मर भी सकता है, कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये जो म्यूटेशन है जो जर्म सेल को इन्वॉल्व करेंगे, वो क्या करेंगे, वो कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं करेंगे। सो दे विल बी कॉजिंग नो सीरियस इम्पेयरमेंट। बात समझ में आई, कोई भी सीरियस इम्पेयरमेंट नहीं करेगा। सो दिस म्यूटेशन विच इज़ अफेक्टिंग जर्म सेल विल कॉज नो सीरियस इम्पेयरमेंट, कोई भी सीरियस इम्पेयरमेंट नहीं होगा, तभी तो ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। अगर मान लो सीरियस इम्पेयरमेंट होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ही नहीं, तो फ़ायदा ही नहीं हुआ उसका, है ना। वो बंदा वही कैंसर हुआ और उसी समय वो निपट गया, तो नेक्स्ट जनरेशन में आया ही नहीं। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा, एक म्यूटेशन है, किसमें, जर्म सेल में, और कैसा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सीरियस। इसलिए क्या होगा, इट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, इट विल गो टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो समझ में आई, एक सिंपल वर्ड में अगर मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, म्यूटेशन है, किसमें, जर्म सेल में। कैसा है, सीरियस इम्पेयरमेंट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, नो सीरियस इम्पेयरमेंट। और इसकी खास बात फिर क्या होगी, क्योंकि जर्म सेल में है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट होगा। बात समझे। तो यहाँ पे आप समझो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म
जिसको हम एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन भी बोलते हैं। बोथ आर सेम थिंग। यानी ये लाइन है एनसीईआरटी की बुक की, इसीलिए मैंने इस लाइन को यहाँ पे रखा है। एनसीईआरटी की लाइन है ये, एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इसको मैं एक सिंपल वर्ड में आप बता रहा हूँ कि जो एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन है ये एक तरीके का डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। बात समझे? तो ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? इफ़ यू फाइंड मोर देन वन एलील एट अ लोकस, राइट? अब समझो इस बात को। यूजुअली हम एक जो लोकस पे एक एलील पाते हैं, लेकिन अगर आपको मोर देन वन एलील मिल रहा है, और किस में? एक ह्यूमन पॉपुलेशन में, मोर देन वन एलील एट वन लोकस। प्लीज रिमेंबर क्या मैं बोल रहा हूँ, मोर देन वन एलील एट वन लोकस इन ह्यूमन पॉपुलेशन, और इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 0.001% से ऊपर। और ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनता है, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में। आप समझो इस बात को, ये क्वेश्चन है एग्जाम में। एलिलिक वेरिएशन या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोथ आर सेम थिंग। पहली बात तो ये समझो, एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन का मतलब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होना चाहिए यहाँ पे? मोर देन वन एलील होने चाहिए एट अ लोकस। तो ये जो मोर देन वन एलील हैं उसका ह्यूमन पॉपुलेशन में कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी शुड बी मोर देन 0.01%। और ये क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम का, राइट? तो एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन कितना हो जाएगा? 0.01% हो जाएगा। बात समझ में आई? फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 0.01%। देखो अभी भी हम फिंगरप्रिंटिंग पे आए नहीं हैं, अभी हम सिर्फ बेसिक बात कर रहे हैं कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनीशन क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनीशन है जब आप देख रहे हो कि डीएनए आपको दिख रहा है, जब आप देख रहे हो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मोर देन वन एलील दिख रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? मोर देन 0.01% से है ना, 0.01 से ज़्यादा है। तो अगर आप देखते हो कि इनहेरिटेबल म्यूटेशन अगर हमारे पॉपुलेशन में होता है, राइट? कैसे? हाई फ्रीक्वेंसी। आप समझो इस चीज़ को, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब जब वो जर्म सेल को इन्वॉल्व कर रहा है और वो सीरियस डैमेज नहीं कर रहा है। बात समझे? अगर वो सीरियस डैमेज कर दिया, म्यूटेशन करके कैंसर कर दिया, तो वो ट्रांसफर ही नहीं होगा, ये तो हाई फ्रीक्वेंसी हुआ ही नहीं, तो वो लो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? हाई फ्रीक्वेंसी। तो इनहेरिटेबल म्यूटेशंस, राइट? किसमें? हमारी पॉपुलेशन में है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में हम डीएनए वेरिएशन किस में देख रहे हैं? हमारी पॉपुलेशन में देख रहे हैं, दो इंडिविजुअल को उठा करके। तो हमारी पॉपुलेशन में इनहेरिटेबल वेरिएशन मिल रहा है एट अ हाई फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखो हम लोगों ने सीक्वेंस वेरिएशन से बात शुरू की, और यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि जो म्यूटेशन हमारी पॉपुलेशन में हो रहा है वो इनहेरिटेबल है, राइट? और जब ये इनहेरिटेबल म्यूटेशन जर्म सेल को इन्वॉल्व करेगा तो ये हाई फ्रीक्वेंसी का होगा, राइट? जर्म सेल को इन्वॉल्व करेगा तो हाई फ्रीक्वेंसी का होगा, और इसी को हम बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनहेरिटेड म्यूटेशन इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी इज नोन एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? तो अब इसमें जो म्यूटेशन हो रहा है, अब देखो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो भी म्यूटेशन हो रहा है वो ज़्यादा सीरियस इम्पेयरमेंट नहीं करेगा, और अगर इम्पेयरमेंट नहीं करेगा तो क्या होगा? वो म्यूटेशन हमारा इकट्ठा होता जाएगा भाई, फादर से सन, फिर ग्रैंड सन, तो जनरेशन टू जनरेशन वो चलता चलेगा। तो म्यूटेशंस आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, राइट? और ये जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेशन हो रहा है म्यूटेशन का, दिस विल फॉर्म द बेसिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, या जिसको हम वेरिएशन बोलते हैं। बात समझ में आई? तो इसी तरह से हमारे लाइफ में पॉलीमॉर्फिज्म आता है, एंड दिस पॉलीमॉर्फिज्म प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन। तो ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पॉलीमॉर्फिज्म प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन। तो स्पीसीज जो नई नई बनती है, या हमारा जो ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। अगर आप जब आप इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आप वहाँ पे एक थ्योरी पढ़ोगे, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन, है ना? अगर आप वो पढ़ते हो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन, तो म्यूटेशन थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन एंड स्पीसीज फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन दिस पॉलीमॉर्फिज्म ओनली। क्योंकि क्या हो रहा है कि एक म्यूटेशन हुआ तो दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ, तीसरे में हुआ, तो धीरे धीरे म्यूटेशन होते वो जो है वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो है कैरेक्टर चेंज हो गया। जैसे मान लो ह्यूमंस का ही हम ले लेते हैं, पहले ह्यूमंस बहुत टॉल होते थे, है ना, लंबे लंबे हुआ करते थे, शायद उनमें म्यूटेशन होना शुरू हुआ,
म्यूटेशन होते होते क्या हुआ, जनरेशन टू जनरेशन आने लग गया, और धीरे धीरे अब ये क्या हो गया, हम लोग शॉर्टर हो गए हैं। पहले 5-6 फीट के लोग जो है नॉर्मल माने जाते रहेंगे, अब 6 फीट के लोग टॉलर माने जा रहे हैं। तो ये एक तरीके का ऐसा म्यूटेशन है जो हमारे जर्म सेल को इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन कोई डैमेज नहीं कर रहा है सीरियस। बात समझ में आई? और इसी को हम बोल रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और इसी पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से हमारे जो है इवोल्यूशन और स्पेशिएशन हो रहा है, राइट। अब हम बात करेंगे मुद्दे की। मुद्दा हमारा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? समझो अब इस बात को। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने खोजा था? एग्जाम में पूछता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिटेक्टेड बाय और डेवलप्ड बाय विच पर्सन? तो हमारा जवाब क्या होता है? इट इज डन बाय एलेक्स जेफरी। तो आप समझो इस चीज़ को, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डेवलप किया? एलेक्स जेफरी करके एक आदमी था, उसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप किया। अब समझो इसमें क्या बेसिस था। जब एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया, जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, वो एलेक्स जेफरी का जो उन्होंने उस समय किया था वही वाला फिंगरप्रिंटिंग है। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो 6 स्टेप्स दिए हुए हैं वो उसी के हैं। तो इसमें क्या किया ना, एलेक्स जेफरी ने क्या किया कि उन्होंने सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल किया, राइट। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या आपने पढ़ा ना, रेपिटेटिव डीएनए थे, फिर रेपिटेटिव डीएनए के सैटेलाइट डीएनए आ गया। सैटेलाइट डीएनए में भी हमने 2 पार्ट देखे, एक था मिनी सैटेलाइट और एक था माइक्रो सैटेलाइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं उस सैटेलाइट डीएनए की जो उन्होंने प्रोब के जैसा इस्तेमाल किया। तो याद रखना है, में एग्जामिनर पूछेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो एलेक्स जेफरी ने किया उसमें उन्होंने क्या यूज़ किया? सैटेलाइट डीएनए प्रोब यूज़ किया। सैटेलाइट डीएनए प्रोब में भी अगर आप समझो इस बात को, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म का जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो सैटेलाइट डीएनए यूज़ हो रहा है, इसमें जो डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है कैसा है? बहुत हाई है, वेरी हाई। हाई नहीं है, समझो इस चीज़ को, वेरी हाई है, वेरी हाई। तो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हमें किस में मिल रहा है? सैटेलाइट डीएनए प्रोब में मिल रहा है। तो सैटेलाइट डीएनए प्रोब में जो हमें वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स। इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स। इसको बोलेंगे हम वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स। तो इस तरह से वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स आर यूज्ड। एग्जाम में ये भी पूछेगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स, शॉर्ट में VNTR बोलते हैं। तो दिस VNTR इज यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये जो सैटेलाइट डीएनए हमने जो यूज़ किया है ना, उसी का एक पार्ट है ये VNTR, राइट। और सैटेलाइट डीएनए में जब उन्होंने इस्तेमाल किया एलेक्स जेफरी साहब ने, तो उन्होंने क्या किया? सदर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने क्या किया है? सदर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल किया। और इसमें इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, जो अभी आगे आपको मैं बताऊंगा, रेडियो लेबल्ड VNTR को उन्होंने प्रोब के जैसा इस्तेमाल किया। तो जो हम जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रोब इस्तेमाल कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है? जो हम प्रोब इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? वो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स हैं। और ऐसे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स हैं जिनको हमने रेडियो लेबलिंग कर रखी है, राइट। तो ये चीज़ हम पूरा स्टेप अब एक एक करके हम समझेंगे। अभी हमें यहाँ पे एक ही चीज़ बस समझनी है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारे एलेक्स जेफरी जी ने किया, उसमें उन्होंने सैटेलाइट डीएनए का वो पार्ट लिया जिसमें बहुत ही हाई डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म था, और उस सैटेलाइट डीएनए का नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स। बात समझ में आई? सैटेलाइट डीएनए with very high degree of polymorphism called as variable number of tandem repeats was used in the DNA fingerprinting. ये एग्जाम में पूछता है, सैटेलाइट डीएनए का कौन सा पार्ट है? वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिक पार्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स। तो अब देखो, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स क्या है, इसको अब मैं एक बार एनसीईआरटी की जो लाइन है उसके थ्रू समझाता हूँ। उसमें क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स, यानी आप देखो इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? दे आर बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए, राइट। दे आर बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ, किसकी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं? सैटेलाइट डीएनए की क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। सो दे आर बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए विच इज़ कॉल्ड एज मिनी सैटेलाइट। तो अभी आप याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था ना कि सैटेलाइट डीएनए
को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट। तो ये जो मिनी सैटेलाइट है उसी को हम बोलेंगे VNTR। तो इसलिए आगे भी जब मैं मिनी सैटेलाइट लिखूंगा ना, तो आपको इसका मतलब समझ लेना है, वी आर टॉकिंग अबाउट VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स। तो ये ध्यान में रखना है कि मिनी सैटेलाइट का मतलब हुआ हम बात कर रहे हैं किसकी, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स? दे बिलोंग टू द सैटेलाइट डीएनए, और सैटेलाइट डीएनए को हम क्या बोल रहे हैं, उस पार्ट को बोल रहे हैं हम VNTR। तो जो मिनी सैटेलाइट है उसी को हम बोल रहे हैं VNTR, राइट। और साइज ऑफ VNTR, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछता है साइज ऑफ VNTR इज 0.1 to 20 किलो बेस। एग्जाम का ये क्वेश्चन है, VNTR का साइज कितना होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट का साइज कितना है, 0.1 to 20 किलो बेस, ये इसका साइज है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम स्टेप्स क्या क्या यूज़ कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमारे ये टोटल 6 स्टेप्स हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन किए हैं, जिसको एलेक्स जैफरी ने ओरिजिनली किया था, राइट। जो उन्होंने उस समय में किया था वो यही सारे 6 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या है, अभी इसको मैं एक बार आपको 6 स्टेप्स के नाम बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पहले अभी इसको मैं स्टेप्स बताता हूँ, ये 6 स्टेप क्या है, फिर एक एक स्टेप को हम अलग से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहला है डीएनए एक्सट्रैक्शन, राइट। तो यानी हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहाँ से, जो भी सैंपल हमें मिला, ब्लड है ना, टिश्यू, हेयर, जो भी मिला वहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, अलग करना है। फिर क्योंकि भाई टिश्यू से आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया तो वो अभी पूरा क्या है, बल्क जीनोम है, आप समझ में आई यह बात, बल्क जीनोम है। बल्क जीनोम से अभी हमें क्या निकालना है, सैटेलाइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डीएनए को डाइजेस्ट करना होगा, डीएनए को कट करना होगा छोटे छोटे पीसेस में। तो इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, डाइजेशन ऑफ डीएनए। तो अब डाइजेशन ऑफ डीएनए यानी डीएनए को कट करना है। कट करने के लिए चाहिए मॉलिक्यूलर सिसर, और मॉलिक्यूलर सिसर कैंची कौन है, मॉलिक्यूल की कैंची है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये करेगा डाइजेशन ऑफ डीएनए, राइट। तो ये डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। इसके बाद क्या करेंगे अब, क्योंकि अब भाई डीएनए को कई फ्रैगमेंट में बना दिया, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। अब यहाँ पे डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं ना, उनको सेपरेट करना होगा, छोटे को एक अलग रखना होगा, बड़ों को एक साथ रखना होगा। तो ये हम कैसे करेंगे, दिस विल बी डन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया, डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेशन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। अब इसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉटिंग। इसको हम ब्लॉटिंग ट्रांसफ़र भी बोलते हैं या सदर्न ब्लॉटिंग भी बोल सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या हम करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, किसको करते हैं, जो सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, जो हमारे पास सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट आए उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे भाई, हमने जो अभी इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में निकाला, जो डीएनए फ्रैगमेंट निकाला, उसको अब हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ट्रांसफ़र करने वाले हैं। कहाँ पे करेंगे, एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको नायलॉन का होगा या फिर नाइट्रोसेलुलोज का होगा, और इसी को बोलते हैं हम सदर्न ब्लॉटिंग, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉटिंग में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफरिंग द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट, किसको, सिंथेटिक मेम्ब्रेन, किसका बना है, नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, सदर्न ब्लॉटिंग। इसको हम इसीलिए बोल रहे हैं ब्लॉटिंग ट्रांसफर, सदर्न ब्लॉटिंग है ये, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करना है, अब हमको हाइब्रिडाइज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रेडियो लेबल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स प्रोब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने अब इसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ जो मिनी सैटेलाइट है उसको अटैच कर देंगे। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं रेडियो लेबल्ड VNTR, क्योंकि इसको अटैच करने से अब हम क्या करेंगे, जब हम इसके एक्सरे लेंगे, जिसको एक्सरे लेने पे अब हमें सारे वो सेगमेंट जो डीएनए के फिंगरप्रिंट्स हैं वो दिखने लगेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑटो रेडियोग्राफी, राइट। ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या करेंगे, एक्सरे लेंगे, किसका एक्सरे लेंगे, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट, जिसको हम बोल रहे हैं VNTR प्रोब। तो इसका जब हम जो VNTR प्रोब का, जिसको हम अब बोल रहे हैं हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट, उसकी जब हम एक्सरे लेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, तब हमें ये सैंपल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बैंड्स दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये 6 टोटल स्टेप्स हैं। पहला हो गया डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द सैंपल, दूसरा हो जाएगा डाइजेशन ऑफ द डीएनए, तीसरा हो जाएगा डीएनए फ्रैगमेंट का सेपरेशन, चौथा हो जाएगा ब्लॉटिंग ट्रांसफ़र, पांचवा हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, और लास्ट स्टेप 6th वन इज़ ऑटो रेडियोग्राफी। तो अब इन दोनों, अब देखो हम कैसे करते हैं। पहला स्टेप है डीएनए एक्सट्रैक्शन। डीएनए कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम सैंपल। सैंपल हमने लिया
सैंपल हमने यहाँ पे देखो एक टेस्ट ट्यूब में लिया और इस सैंपल से हमने क्या किया, डीएनए को सेपरेट कर लिया। अब देखो ये डीएनए हमारा सेपरेट हो गया, डीएनए हमारा सेपरेट हो गया। तो इसको हम बोल रहे हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन, सेंट्रीफ्यूगेशन से भी कर सकते हैं, राइट। और सैंपल क्या हो सकता है, सैंपल कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ब्लड, इट कैन बी स्किन, इट कैन बी हेयर, नेल, सलाइवा और सीमेन। इट कैन बी एनी ऑफ दीज स्पेसिमेन, राइट। नेक्स्ट स्टेप, अब हमने सैंपल तो निकाल लिया, डीएनए तो निकाल लिया सैंपल से, अब हमें उसको सेपरेट करना है। तो इसलिए हम अगला स्टेप क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ द डीएनए। सो डाइजेशन ऑफ डीएनए में हम क्या यूज़ करेंगे, मॉलिक्यूलर सिसर यूज़ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये हो गया हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हमेशा याद रखना है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम मॉलिक्यूलर सिसर भी बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सिसर्स, राइट। तो इसी को हम मॉलिक्यूलर सिसर्स भी बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि हु इज़ मॉलिक्यूलर सिसर। तो याद रखना है किसको हम मॉलिक्यूलर सिसर बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बोलते हैं मॉलिक्यूलर सिसर। ये कट करेगा, ये कैंची के जैसा है। तो अब क्या करेगा, डीएनए फ्रैगमेंट को इसने कट कर दिया पीसेस में। तो जब इसने कट किया, कट द डीएनए इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, राइट। तो ये बड़ा फ्रैगमेंट है ना, अब इसको छोटे फ्रैगमेंट में जो है स्मॉलर फ्रैगमेंट में कट कर दिया, राइट। स्मॉलर फ्रैगमेंट, और कैसे हैं ये, डिफरेंट लेंथ के हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो इस तरह के हैं, जिनका लेंथ कैसा है, बड़ा है, तो उनको बोलेंगे हम लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स, राइट। अब देखो हमने मॉलिक्यूलर सिसर लिया, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया, उसने इसको कट करना शुरू किया। कट करने के बाद हमें क्या मिला, दो फ्रैगमेंट मिला, एक लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट मिला और एक हमें स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट मिला, राइट। तो ये इस तरह से डीएनए डाइजेशन में हमें दो फ्रैगमेंट मिल गए, स्मॉल और लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट। अब हम क्या करेंगे, इस डीएनए फ्रैगमेंट को हम सेपरेट करेंगे, क्योंकि देखो अब ये तो हमें जो हम लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट उसमें मिल रहा है, लेकिन हमें अलग नहीं हुआ है, सारे मिक्स हैं, लार्ज और स्मॉल सारे मिक्स हैं, उनको हमें अलग करना है। तो अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आप ये देखो, यहाँ पे मैंने एक जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट बनाया हुआ है, राइट। जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट है, और आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे एक निगेटिव है कैटायन और ये पॉजिटिव है एनायन साइड, राइट। और इसी जेल में आप एक देख रहे हो एक वेल बना हुआ है ना, इसको हम बोलेंगे कुआं है, जिसमें हम डालेंगे डीएनए के फ्रैगमेंट को, दिस इज कॉल्ड वेल। इस वेल में हम क्या है, इस कुएं में हम क्या करेंगे, डीएनए को डालेंगे। और डीएनए कैसा है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये याद रखना है निगेटिवली चार्ज है, राइट। तो अब यहाँ पे हम यही चीज़ को देख रहे हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करेंगे, जो डीएनए फ्रैगमेंट हमें मिला, कैसा मिला था वो याद है आपको, अभी डिफरेंट लेंथ थे उसके, है ना, बड़े भी थे छोटे भी थे। तो डिफरेंट लेंथ ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स विल बी लोडेड इनटू द जेल। तो हमने क्या किया, जो डीएनए फ्रैगमेंट थे उनको हमने जेल में, इसका जो कुआं है उसमें उसको लोड कर दिया, उसमें डाल दिया यहाँ पे, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव दो चार्ज दिखाए हैं, तो इसको हमें एक्टिवेट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया, तो अब ये डीएनए क्या करेंगे, यहाँ से निकल के किधर भागेंगे, क्योंकि डीएनए है निगेटिवली चार्ज, भागेगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो निगेटिव के थे पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट चालू हो जाएगा। तो दिस विल पुल दी निगेटिवली चार्ज डीएनए। कैसा है डीएनए, निगेटिवली चार्ज है। तो एग्जाम में ऐसा पूछता है कि डीएनए का चार्ज क्या है, तो हमेशा याद रखना है डीएनए इज निगेटिवली चार्ज, राइट। तो निगेटिवली चार्ज जो डीएनए है उसको वो पुल करेगा, किधर पुल करेगा, पॉजिटिव साइड में। तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देख रहे हो, अब दो फ्रैगमेंट मिल गए, एक हो गया लॉन्ग डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हो गया, अब ये सेपरेट हो गया लॉन्ग और स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट। देखो यहाँ पे मैंने ना समझाने के लिए बनाया कि इस तरह से, लेकिन ये अभी भी इसी में मिक्स है, तो हमें सेपरेट नहीं दिख रहा है। तो उसको सेपरेट करना होगा हमें किस तरह से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसीलिए बोल रहे हैं हम डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेशन। क्या यूज़ कर रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डीएनए फ्रैगमेंट जो डिफरेंट लेंथ का है उसको हमने लिया और जेल में डाल दिया। डालने के बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने पे, क्योंकि ये निगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ रन करेगा, दे स्टार्टेड रनिंग। और इसी से हमें क्या मिले, स्मॉलर पीसेस ऑफ डीएनए हमें कैसे हो जाएंगे, क्योंकि देखो अब जब ये भाग रहा है डीएनए, तो जो भारी होगा यानी जो बड़ा होगा वो धीरे धीरे चलेगा। तो ये देखो, ये लार्जर फ्रैगमेंट क्या हुआ, जल्दी से जो है डिपॉजिट जेल में बन गए, जेल में जम जाएंगे।
और जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होंगे थोड़ा दूर तक जाएंगे, स्मॉलर डीएनए दूर तक जाएंगे। तो यहाँ पे देखो स्मॉलर पीसेस ऑफ डीएनए क्या है, फास्टर और फार्दर है, दूर तक जाएंगे और तेज़ी से चलेंगे। लेकिन जो लार्जर सेगमेंट ऑफ डीएनए है वो स्लोअर है और वो जल्दी ही वो जेल में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम डीएनए को सेपरेट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द साइजेस। तो जो लार्जर साइज़ है वो पहले ही बन गया और जो स्मॉलर साइज़ है वो दूर तक गया। इस तरह से हम इलेक्ट्रोफोर्सिस से डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका अब हम नेक्स्ट, क्योंकि हमने अब फ्रैगमेंट को सेपरेट कर लिया, अब हमें इसको ट्रांसफ़र करना होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉटिंग ट्रांसफ़र। जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉटिंग ट्रांसफ़र, जिसको हम लोगों ने क्या बोला कि सदर्न ब्लॉटिंग भी बोलते हैं। तो अब ये देखो यहाँ पे आप समझो, अभी हम लोगों ने क्या किया था, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अभी क्या देखा कि ये था इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल, राइट। और इस जेल में हम लोगों ने देखा कि दो तरीके का डीएनए फ्रैगमेंट मिला, याद आया, ये लार्जर फ्रैगमेंट मिला और ये स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट मिला। सो लार्जर और स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट जो हमारे पास सेपरेट हुए, अब उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे। इन जो लार्ज और स्मॉल हैं इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे किस पे, नाइट्रोसेलुलोज के मेम्ब्रेन पे। तो डीएनए पीस जो हमें मिले, ये जो लार्ज और स्मॉल डीएनए पीस मिल रहे हैं, डीएनए पीस, दे विल बी टेकन आउट फ्रॉम द जेल। तो अब हम इनको जेल से निकालेंगे एंड वी विल ट्रांसफ़र देम टू दी नायलॉन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। तो ये हमारे जो है ना, ये जो मेम्ब्रेन है ये नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज के बने हैं। तो ये किसके बने हैं, नायलॉन के बने हैं, या फिर हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को रखते हैं। फिर इसके बाद जब डीएनए यहाँ पे आ जाएगा ना, क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो हमें डीएनए मिला ना, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये इस तरह का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइट। तो ये अभी भी क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और अभी हमें इसको क्या कराना है, सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करना है। तो इसकी हम अनजिपिंग करेंगे, हाउ, बाई ट्रीटिंग देम विद एल्काली। तो इसको हम लोग ट्रीट करेंगे विद एल्काली, और एल्काली से ट्रीट करने के बाद ये अनजिपिंग हो जाएगा, और अनजिपिंग होने के बाद ये बनाएगा सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। तो यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसकी हम करेंगे क्या, एल्काली ट्रीटमेंट, और एल्काली ट्रीटमेंट होने के बाद ये सेपरेट हो जाएंगे, इनके जो बैंड है, तो अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए। तो यही बात यहाँ पे समझाई हुई है कि नाउ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज़ बीन सेपरेटेड। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे हमारे सेपरेट हो गए, बात समझ में आई। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें सेपरेट होकर के इस तरह से मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ से मिल गया। तो यहाँ पे ब्लॉटिंग ट्रांसफ़र का पर्पस क्या है, पहले हमने डीएनए पीस जो लार्ज और स्मॉल हुए उनको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। फिर उनकी हमने अल्काली ट्रीटमेंट की तो अनजिपिंग हो गई, अनजिपिंग होने से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गए। ठीक है, इससे अब क्या होगा कि इनको हम हाइब्रिडाइज कराना है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड में हमें क्यों बनाना है, क्योंकि तभी हाइब्रिडाइज करेंगे अपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब से। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि अब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, पांचवा स्टेप। इसमें क्या हम यूज़ कर रहे हैं, नायलॉन या जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, अगर आप देख रहे हो ये जो नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं जो स्मॉलर और लार्जर फ्रैगमेंट है। इसको अब हम इंक्यूबेट कर रहे हैं, इसको इंक्यूबेट कर रहे हैं हम किसके, यहाँ पे देखो छोटे छोटे ये जो है क्या है, ये रेडियो एक्टिव प्रोब है। तो रेडियो एक्टिव प्रोब से हम इनको इंक्यूबेट कर रहे हैं, बात समझ में। अब हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर रहे हैं, नायलॉन या जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है उसको हम इंक्यूबेट कर रहे हैं रेडियो एक्टिव प्रोब से। तो ये हो गया हमारा रेडियो एक्टिव प्रोब जिसको हम इंक्यूबेट कर रहे हैं। प्रोब क्या है, बात समझ में, आप समझो इस चीज़ को, ये प्रोब क्या चीज़ है इसको भी समझो। प्रोब क्या है, व्हाट इज प्रोब, प्रोब इज अ स्मॉल फ्रैगमेंट, बात समझ में, बड़ा फ्रैगमेंट नहीं है, छोटा फ्रैगमेंट है, स्मॉल फ्रैगमेंट। किसका किसका है, क्या यूज़ कर रहे हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, मिनी सैटेलाइट डीएनए का, राइट। जिसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, जब भी आपको मैंने शुरू में बोला ये बात, राइट, कि मिनी सैटेलाइट को हम वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स हैं हम उनको यूज़ कर रहे हैं, बात समझ में आई। तो हम ये जो मिनी सैटेलाइट हैं, मिनी सैटेलाइट या वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स हैं, उन्हीं को हम प्रोब बोल रहे हैं।
राइट। तो ये क्या है, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ मिनी सैटेलाइट डीएनए और वीएनटीआर विच इज टैग्ड विद रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो किससे टैग किए गए हैं, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से टैग किए गए हैं, और इसको हम बोलते हैं प्रोब। तो बात समझ में आई। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रोब क्या है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मिनी सैटेलाइट्स। और ये एग्जाम में बहुत पूछता है, राइट। तो ये रेडियो एक्टिव प्रोब कौन से हो गए, रेडियो एक्टिव प्रोब हो गए वीएनटीआर, जिसको हम बोल रहे हैं मिनी सैटेलाइट्स, राइट। तो यहाँ पे प्रोब क्या करेगा, प्रोब क्या करेगा, दिस विल अटैच, किससे अटैच करेगा, जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री, रिमेंबर सिर्फ उसी से करेगा, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, ओनली, राइट। सो प्रोब विल अटैच ओनली टू दी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसी के साथ बस करेगा, बाकी सबके साथ नहीं करेगा। जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रखेगा उसी के साथ वो बनाएगा, और इस तरह से वो मिनी सैटेलाइट, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यहाँ पे क्या है, मिनी सैटेलाइट है, जिसको अभी हम लोगों ने बोला कि वीएनटीआर भी बोल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हम इसकी एक्सरे करेंगे, जिसको हम बोलेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। तो यहाँ पे जो हमने मिनी सैटेलाइट अभी लिया था, राइट, किससे था, मिनी सैटेलाइट वाज अटैच्ड विद द प्रोब एंड इट इज़ विजुअलाइज्ड बाय एक्सपोजिंग। अब जो हमने नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लिया था, उसको हम एक्सपोज करेंगे एक्सरे के साथ। तो ये देखो, आज जब हम एक्सरे से एक्सपोज करेंगे तो हमें इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंट मिलेगा, इस तरह से हमें डीएनए फिंगर, यानी जो हमारे पास अभी वीएनटीआर थे, जो प्रोब से अटैच थे, है ना, जो प्रोब से अटैच वो वीएनटीआर है हमारे पास, या प्रोब से अटैच जो हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट है, उनको हमने विजुलाइज किया बाय डूइंग द एक्सरे, और दिस विल प्रोड्यूस द पैटर्न ऑफ डार्क बैंड। तो आप ये देख रहे हो, पैटर्न ऑफ डार्क बैंड दिख रहे हैं व्हेन रेडियो लेवल डीएनए वाज प्रेजेंट। तो रेडियो लेवल डीएनए है, तभी ये आपको डार्क बैगमेंट दिख रहे हैं, डार्क पैटर्न के बैंड दिख रहे हैं, और यही पैटर्न है डीएनए फिंगरप्रिंट, इसी को हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बात समझ में आई। तो इसी तरह से हमने मिनी सैटेलाइट को विजुलाइज किया, कैसे, एक्सरे से। एक्सरे में कैसा दिखा, डार्क बैंड जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट। अब इन जो हमने 6 स्टेप्स देखे, उसी की एक समरी में बता रहा हूँ। पहले क्या किया हमने, डीएनए एक्सट्रैक्शन, फिर दोबारा हमने क्या किया, डीएनए को कट किया बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो आपको यहाँ पे वेरिएबल फ्रैगमेंट मिले, तो डीएनए फ्रैगमेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ्स हमें मिले। फिर उनको हमने तीसरा स्टेप क्या किया, इलेक्ट्रोफोर्सिस में ले गए। इलेक्ट्रोफोर्सिस में निगेटिवली चार्ज डीएनए को हमने इसमें वेल में डाला, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, डीएनए रन किए, और 2 तरीके के बैंड बन गए, लॉन्ग और शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट। इसके बाद हमने इनको ब्लॉटिंग पेपर पे ट्रांसफ़र किया, जो कि मेम्ब्रेन नाइट्रोसेलुलोज का बना था या नायलॉन का बना था। फिर इसके बाद हमने 5th स्टेप में क्या देखा, इंक्यूबेट कर दिया हमने इनको रेडियो लेबल्ड प्रोब के साथ, जो मिनी सैटेलाइट थे, राइट। रेडियो लेबल्ड प्रोब के साथ जब हमने इनको प्रोब को इंक्यूबेट किया, इस डीएनए सेगमेंट को, तो जब कॉम्प्लीमेंट्री के साथ कंबाइन किया और उनको एक्सरे में देखा, फाइनल स्टेप में हमें डीएनए फिंगरप्रिंट ऐसे डार्क बैंड में दिखना शुरू हो गए, राइट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो सेंसिटिविटी है, अब ये देखो लाइन है एनसीईआरटी की, और एग्जामिनर इसको पूछ सकता है एग्जाम में कि सेंसिटिविटी ऑफ डीएनए फिंगर टेक्निक को जो एलेक्स जेफरी ने यूज़ किया था, उसकी सेंसिटिविटी कम थी, क्योंकि उन्होंने सैंगर सीक्वेंसिंग को यूज़ किया था। लेकिन आजकल जो यूज़ हो रहा है उसमें पीसीआर मेथड को इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए सेंसिटिविटी बहुत ही हाई है इस समय में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। और यही लाइन वो एनसीईआरटी में लिख रहा है कि सेंसिटिविटी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इज़ इंक्रीज्ड बाय यूज़ ऑफ पीसीआर। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि कैसे इनकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, बाय यूजिंग द पीसीआर, राइट। और डीएनए हम कहाँ से ले रहे हैं, डीएनए फ्रॉम सिंगल सेल इज एनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। तो इस तरह से हमें क्या हो रहा है कि किसी एक छोटे सेल से भी हम जो है डीएनए निकाल करके उसका फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, अगर हम पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में, पीसीआर का मतलब क्या हो, पॉलीमराइज कर रहा है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। कोई छोटा सेगमेंट भी लिया, उसको पॉलीमराइज करके बहुत सारे सेगमेंट में बना देगा। तो यानी एक सेल में छोटा सेगमेंट था, उसको पॉलीमराइज करके बड़ा बना देगा, और उससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस हो जाएगी। एंड दैट इज वाई दे आर सेइंग कि सेंसिटिविटी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विल बी इंक्रीज, क्योंकि हम छोटे सेल को भी लेकर के उसके डीएनए फ्रैगमेंट को हम पॉलीमराइज कर सकते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एनालिसिस को आसानी से कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है,
अब समझो इस बात को, क्या 3 एप्लीकेशंस हो सकते हैं हमारे लाइफ में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। तो पहला हो जाएगा आपका पैटर्निटी और मैटरनिटी डिस्प्यूट, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो ये वेरिएंट्स हैं, जो वेरिएशन है डीएनए के, वो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। आपको याद आया, पॉलीमॉर्फिज्म सार हेरिडिटरी, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि उसका फादर या मदर कौन है। तो पैटर्निटी और मैटरनिटी डिस्प्यूट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। क्राइम सीन से हमने सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में भी हम यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी रेशियल ग्रुप को भी हम आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट यूजेस, पैटर्निटी और मैटरनिटी डिस्प्यूट्स, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेशियल ग्रुप्स। यहाँ पे मैं लास्ट में एक एग्जांपल आपको बताऊंगा जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, राइट। एनसीईआरटी की बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ है। उन्होंने 2 इंडिविजुअल दिए हुए हैं, इंडिविजुअल नंबर ए और इंडिविजुअल नंबर बी। 2 इंडिविजुअल का उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया है, और यहाँ पे उन्होंने 3 क्रोमोसोम्स लिए हैं, क्रोमोसोम नंबर 7, दूसरा है क्रोमोसोम नंबर 2, और तीसरा है क्रोमोसोम नंबर 16। और ये 2 इंडिविजुअल के क्रोमोसोम का टैंडेम रिपीट्स अभी आप देख रहे हो। देखो ये पैटर्नल क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम, इस तरह से उन्होंने पैटर्नल मैटरनल पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम को दिखाया है। और यहाँ पे जो आपको कलर में दिखाया है ना, ये क्या है, ये नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स हैं। तो आप समझो इसको, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, दीज आर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स अगर आप देखोगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स फॉर क्रोमोसोम नंबर 7 फॉर इंडिविजुअल नंबर ए। जो ए इंडिविजुअल है उसमें अगर आप देखोगे क्रोमोसोम नंबर 7 के जो पैटर्नल और मैटरनल हैं, दोनों में वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स अलग हैं। मैटरनल में, पैटर्नल में 3 है और मैटरनल में 4 है। तो इसी को हम बोल रहे हैं कि सीक्वेंस वेरिएशन है, राइट। इसी तरह अगर आप जो है इस बी इंडिविजुअल में देख रहे हो, तो नंबर ऑफ रिपीट इसमें कितने हैं, 11 है, 11 है, और इसमें कितने हैं, 9 है। ये क्रोमोसोम 7 की बात हो गई। अब क्रोमोसोम नंबर 2 को ज़रा देख लेते हैं। 2 को देखो आप, अगर आप इंडिविजुअल ए में देखो, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट कितने हैं, इसमें 8 हो गए। अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये टोटल आपको आएंगे 8। और यहाँ पे कितने हो गए, ये हो गए 7। तो दोनों हमारे अलग अलग हो गए, यानी कि डीएनए का जो टैंडेम रिपीट है अलग अलग है, राइट। और यहाँ पे कितने टैंडेम रिपीट हैं, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 7 है। अब तीसरा क्रोमोसोम देखो इंडिविजुअल ए के लिए, क्रोमोसोम नंबर 16। क्रोमोसोम नंबर 16 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 5 मिल रहे हैं, और यहाँ पे दूसरे मैटरनल वाले में 10 टैंडेम रिपीट्स हैं। यहाँ पे 5 रिपीट्स हैं और 2 रिपीट्स हैं। तो ये ओवरऑल क्या दिखा रहा है कि सीक्वेंस में वेरिएशन है टैंडेम रिपीट में। आप कोई भी क्रोमोसोम उठाओ और उनके सीक्वेंस को रीड करो, तो दोनों में देखो, दोनों में क्या है, ये वाला तो आपको सिमिलर दिख रहा है, लेकिन ये दोनों क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से। दिस इज द पॉलीमॉर्फिज्म, राइट, जिसको हम लोग क्या यूज़ करेंगे, किस में यूज़ करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। इसी पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग यूज़ करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। कैसे, हम लोग चेक करेंगे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स, किसमें। अब यहाँ पे एक तीसरा बंदा है जिसने क्राइम किया, समझे। अब यहाँ पे एक तीसरी सिचुएशन है, बंदा नहीं है, तीसरी सिचुएशन है। क्राइम सीन पे क्राइम हुआ, ब्लड निकला वहाँ पे। अब इस बात को समझो, हम लोग यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं, एक बंदे ने क्राइम किया, इन दोनों में से कोई एक है, ए या बी, इन दोनों में से कोई एक बंदा है जो क्राइम करता है। उसका सैंपल हमें क्राइम सीन पे मिलता है, हम प्रोसेस करते हैं, तीनों क्रोमोसोम को देखते हैं, 7 को, 2 को और 16 को, राइट। उसको हम लोगों ने जेल में, देखो, एम्पलीफाइड रिपीट सेपरेटेड बाय द साइज ऑन अ जेल। तो इस तरह से हमें डीएनए फ्रेगमेंट मिला, और जब हमने उसकी डीएनए फ्रेगमेंट, मतलब उसकी, जब हमने जेल में उसको सेपरेट किया और उसकी रेडियोग्राफी की, तब हमें उस तरह से सेगमेंट दिख रहे हैं। तो अगर आप देखो सी में कितने सेगमेंट हैं, अगर आप देखोगे सी क्राइम सीन पे अगर आप देख रहे हो, तो क्रोमोसोम नंबर 7 की बात कर लो। क्रोमोसोम नंबर 7 पे आपको जो यहाँ पे सेगमेंट दिख रहे हैं, वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने इस टेबल को सिंपल कर दिया है आपस में कंपैरिजन करने के लिए। एक जो है, जो क्राइम सीन पे हुआ वहाँ पे ए में कितना है और बी इंडिविजुअल में, यानी हमें पता करना है इन दोनों में से क्रिमिनल कौन है। हमें पता करना है इन दोनों में से क्रिमिनल कौन है बाय सीइंग द क्राइम स्पॉट। क्राइम स्पॉट पे हमने देखा क्रोमोसोम नंबर 7 पे इसके पास भी 7 और 9 नंबर ऑफ रिपीट्स हैं। तो 11 और 9 रिपीट्स, यहाँ पे देखो 11 नंबर, यहाँ पे देखो रेड दिख रहा है,
तो बी वाले पे 11 है, इसके पास भी 11 है। यानी कि क्राइम सीन पे जो हमें सैंपल मिला क्रोमोसोम नंबर 7, अब समझो इस चीज़ को, क्रोमोसोम नंबर 7 यहाँ पे कितने मिले हमें, 11 दिख रहे हैं, 11 दिख रहे हैं और ये 9 दिख रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ 11 और 9 वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हम जो चेक कर रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या यूज़ करते हैं, वीएनटीआर, मिनी सैटेलाइट, राइट। तो क्राइम स्पॉट पे जो हमने क्रोमोसोम नंबर 7 देखा तो कितने रिपीट मिल रहे हैं, 11 और 9 मिल रहे हैं, 11 और 9 मिल रहे हैं। क्रोमोसोम नंबर 2 देख लो अब भाई, क्रोमोसोम नंबर 2 पे आप कितने देख रहे हो, इन दोनों को देखोगे क्रोमोसोम नंबर 2 पे तो आपको 8 और 7 मिल रहे हैं, राइट। क्रोमोसोम नंबर 16 पे कितने मिल रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 पे देखो आप कितने मिल रहे हैं, 5 और 2 मिल रहे हैं, 5 और 2 मिल रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्राइम सीन के ये तीनों क्रोमोसोम को एनालाइज किया। अब हमने सैंपल एनालाइज किया ए और बी का भी। ए में कितना दिख रहा है, क्राइम सीन में अगर आप देखोगे क्रोमोसोम नंबर ए पे आपको दिख रहे हैं 3, राइट। यहाँ पे देखो ए वाले में आपको दिख ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे नीचे आ गया, ये देख रहे हो रेड कलर में जो है, ये 3 है और 4 है, 3 और 4 सेगमेंट है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम 7 के साथ क्या ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी ये बंदा यहाँ पे मैच नहीं किया। लेकिन क्रोमोसोम नंबर 2 पे अगर आप देखो, क्रोमोसोम नंबर 2 पे इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है, राइट। इसके पास भी 8 और 7 है, इसके पास भी 8 और 7 है, राइट। लेकिन और अब ये जो क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये तीनों में कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं दिखा रहा है, राइट, तीनों में कोई वेरिएशन नहीं दिखा रहा है। लेकिन क्रोमोसोम नंबर 6 अगर आप फिर से 16 अगर आप फिर से देखोगे तो 16 में आपको क्या दिख रहा है, क्रोमोसोम नंबर 16 में आपको 5 और 2 मिल रहा है। लेकिन जो ए वाले को देख रहे हो क्रोमोसोम नंबर 16 में आपको कितना मिल रहा है, 5 और 10 मिल रहा है ना। आप देखो यहाँ पे 5 मिल रहा है और 10 मिल रहा है, 10 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, इस तरह से 5 और 10। लेकिन बी वाले में आपको उतना ही मिल रहा है जो यहाँ मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप मेज़र करोगे तो आप ये देखोगे कि ये वाला जो आपको मिल रहा है क्राइम स्पॉट पे, ये किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है। तो क्रिमिनल कौन हो जाएगा, बी। तो ये जो है बंदा क्रिमिनल है क्योंकि इसके 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 सारे के सारे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। इस तरह से हम डायग्नोसिस करते हैं कि ये बंदा, ये जो क्रिमिनल है वो कौन बंदा है, वो बी है, क्योंकि इसके सारे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स इसके साथ मैच कर रहे हैं, राइट। तो बात समझ में, इसी को बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करना, किसके लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, राइट। तो इसको आप रिवाइज करिए, इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू सो मच।